हेलो एवरीवन। झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची द्वारा क्लास 12th का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 जिसे मार्च के लास्ट वीक से लिया जाना है, उसी संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी टर्म सेकेंड के मॉडल सेट थर्ड के क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मॉडल सेट थर्ड के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा। बहुत लोग घबराए हुए हैं, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर आपने टर्म सेकंड के मॉडल सेट फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ के क्वेश्चंस के आंसर्स वाली वीडियोज़ को तो अपलोड कर दिया है, लेकिन टर्म सेकंड के मॉडल सेट थर्ड और मॉडल सेट फोर्थ के क्वेश्चंस के आंसर्स वाली वीडियोज़ को अपलोड नहीं किया है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से टर्म सेकंड के मॉडल सेट थर्ड के क्वेश्चंस का आंसर्स देख रहे हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर टर्म सेकंड के मॉडल सेट फोर्थ के क्वेश्चंस के आंसर्स वाली वीडियोज़ को भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो मॉडल सेट टर्म सेकंड है और मॉडल सेट थर्ड है, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पहले हमें देख लेना है, उसके बाद हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो है मॉडल सेट थर्ड है, तो उसके क्वेश्चंस का तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट है वह है ग्रुप ए, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और ये 7 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 1 मार्क के क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है वह ग्रुप बी है, इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और उसके बाद है ग्रुप सी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। और ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 5 मार्क्स के हैं। तो ग्रुप ए से आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है, ग्रुप बी से कोई 5 क्वेश्चन करना है और ग्रुप सी से कोई 3 क्वेश्चंस तो आपको करने हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडल सेट थर्ड के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं या मॉडल सेट थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। अब इन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी टर्म सेकेंड मीन्स सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम और ये मॉडल सेट थर्ड है। तो अब मॉडल सेट थर्ड के क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ग्रुप ए के क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉस्टॉक है, धान के खेत में नॉस्टॉक की क्या उपयोगिता है। तो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गा है, नीलहरित शैवाल है। इसकी क्या उपयोगिता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, तो नॉस्टॉक क्या करता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देता है। इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है उसको प्लांट्स ले लेता है सॉइल से, मिट्टी से। तो इस तरह से जो नॉस्टॉक है वो क्या करेगा, जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। तो इस तरह से नॉस्टॉक जो है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगा, जैव उर्वरक के रूप में काम करेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, जो सेकेंड क्वेश्चन है। तो एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एस्से। इसका यूज जो है एड्स वाले पेशेंट में HIV वायरस को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में किया जाता है। तो इसका हिंदी और इंग्लिश में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, फुल फॉर्म लिखना है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना का काम क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग हर मॉडल सेट में है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो DNA को विशेष जगह से, DNA के दोनों स्ट्रैंड में किसी 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कट करता है, काटता है। जो बैकबोन शुगर फॉस्फेट होता है उसके बीच में वो बॉन्ड को काटता है। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग तरह के DNA सीक्वेंस को पहचानते हैं और वो काटते हैं। और इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्विस चीज़ में जो बड़े बड़े छिद्र बनते हैं वो किस गैस की वजह से बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गैस, उसी की वजह से स्विस चीज़ मीन्स पनीर में वो बड़े बड़े छिद्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट में स्लज बनता है, जो नीचे में तल पर जो बैठ जाता है तो उसे स्लज कहते हैं। होता क्या है ना कि जो नाला है, नाला में पानी के साथ जो गंदगी है, तो पानी के साथ जो गंदगी है उसे सीवेज कहते हैं। तो सीवेज मीन्स वाहित मल, और उसमें जो बैक्टीरिया है। और दूसरा है कि जो कैटल हैं, जो मवेशी होते हैं, उनका जो स्टोमक होता है, आमाशय होता है, तो उनके स्टोमक के एक पार्ट है, चैम्बर है, जिसे रूमेन कहते हैं। इन दोनों जगह पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इन दोनों जगह पर पाया जाता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में ही एक बैक्टीरियम है, जीवाणु है, जिसे मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ है नहीं। बीटी कॉटन जो वर्ड यूज किया गया है उसमें बीटी का मतलब क्या है? तो बीटी एक बैक्टीरियम का जो नाम है ना, उसी नाम बैक्टीरियम का नाम दो वर्ड का बना है। एक है बैसिलस, एक है थ्यूरिनजाइंसिस। तो इसका फर्स्ट लेटर बी और इसका फर्स्ट लेटर टी, तो बीटी, तो यही बीटी है। तो बीटी का मतलब हो गया बैसिलस थ्यूरिनजाइंसिस से है, जो एक बैक्टीरियम का नाम है। और देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, दो वर्ड में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, और चूंकि कंप्यूटर में टाइप्ड है इसलिए इसे इटैलिक्स फॉर्म में लिखा गया है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में किसी दो सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए जो उपयोगी होता है। तो बहुत सारे हैं। एक है बैसिलस थ्यूरिनजाइंसिस, जिससे एक जीन अलग करके प्लांट के सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, एक जहरीला प्रोटीन बनाता है जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। थर्मस एक्वेटिकस, ये एक ऐसे बैक्टीरियम है जिससे टैग पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त किया जाता है, और ये टैग पॉलीमरेज जो है हाई टेम्परेचर पर भी सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इसी वजह से इसका यूज जो है पीसीआर में किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है। ग्रुप बी के अंदर जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं, इसे कैसे हम प्राप्त करते हैं? तो क्या है कि प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, सूक्ष्म जीव यूज करते हैं बड़े स्तर पर बनाने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जो हम लोग प्रोटीन बनाते हैं एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, उसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। जैसे एक माइक्रोब है जिसका नाम है एस्पाइरुलिना, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गा है। तो इसे हम आसानी से, जो भी पॉल्यूटेड मटेरियल होता है, जैसे वेस्ट वाटर है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से, एस्ट्रॉ है ना, मोलासेस है, एनिमल मैन्यूर है, तो इन सब जो पॉल्यूटेड चीज़, मतलब वेस्ट मटेरियल है, इससे भी हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके। तो इस तरह से सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? तो इडिबल प्रोटीन का एक मास है। बहुत सारा इकट्ठा प्रोटीन जब होता है तो उसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। तो इसका ये हिंदी में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्म स्ट्रेटिफिकेशन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसको आप समझाइए। तो क्या है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो उसमें जो ट्रीज होते हैं, तो क्या सारे ट्रीज का हाइट एक ही होता है क्या? नहीं। तो कुछ ट्रीज का कुछ हाइट है ना, कुछ ट्रीज का मान लेते हैं कि ये हाइट है, कुछ का ये हाइट है, कुछ का ये हाइट है, कुछ का ये हाइट है। तो ये जो ट्री होते हैं इनका जो अलग अलग हाइट है, तो इनका जो अलग अलग हाइट है मीन्स ट्रीज का जो अलग अलग लेवल्स है, तो इसका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें टोटल 5 लेयर होते हैं, स्ट्रेटा होते हैं, जिसमें जो प्रथम 3 होते हैं वो ट्रीज के लेयर होते हैं, एक लेयर सर्ब्स का होता है, और एक नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ होता है हर्बेसियस प्लांट का लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो एलियन डीएनए होता है उसे वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस होस्ट सेल में एलियन डीएनए से एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है। और उस एंजाइम या प्रोटीन को क्या करते हैं, अब हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के बाद
जो प्रोडक्ट हमें मिल गया है, जो अलग हम कर लिए हैं, तो उसके बाद हमें उसके साथ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिलाना होगा। ड्रग्स के केस में उसे हमका उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का हमें क्लिनिकल ट्रायल करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसका ये आंसर हिंदी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट क्यों होता है? अपराइट का मतलब क्या होगा? ये देखिए, ऐसा जो शेप होता है, कोई एक फूड चेन है, तो फूड चेन में क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और ये टॉप कंज्यूमर होता है। तो बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर होता है और टॉप पर हमेशा टॉप कंज्यूमर होता है। तो ये अलग, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये एक अलग ट्रॉफिक लेवल है। तो अलग एक फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं पिरामिड कहते हैं। तो जब एनर्जी के आधार पर बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा अपराइट क्यों होता है? इसे अपराइट कहते हैं, है ना। ये जो शेप है इसे अपराइट कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा तो वो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो अपराइट क्यों कहते हैं? इसलिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास हमेशा होता है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो एनर्जी कम होता जाएगा। तो क्या है कि और इस तरह से एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है। तो इसी वजह से यह जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होता है। तो इसका हिंदी में भी आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है कि यूवी रेडिएशन का हार्मफुल हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो यूवी रेडिएशन में जो एक टाइप है यूवीवी, ये जो है थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो ये जब पृथ्वी तक आएगी तो डीएनए को डैमेज करेगा, म्यूटेशन हो सकता है ना। स्किन में बुढ़ापे वाले लक्षण आ सकते हैं, एजिंग हो सकता है, स्किन के सेल्स मर सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट में अगर यूवी रेडिएशन का अगर एब्जॉर्प्शन हमारे आँख के कॉर्निया के द्वारा किया जाता है तो एक हमारे कॉर्निया में, आँख के कॉर्निया में सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये इसका यहाँ पर हिंदी में आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक वेक्टर है जिसे PBR322 कहते हैं, तो इस वेक्टर में कुछ पार्ट होता है, जैसे एक है ओरी, एक है AMPR, एक है रॉप। ओरी क्या है? तो PBR322 वेक्टर में ओरी जो है वह डीएनए सीक्वेंस है जहाँ पर एलियन डीएनए को जब जोड़ दिया जाता है तो एलियन डीएनए में रेप्लिकेशन हो जाता है। तो यह रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। AMPR क्या है? तो AMP से हो गया एम्पिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है, और ऊपर में जो R लिखा है वह रेसिस्टेंस जीन के लिए लिखा है। तो इस तरह से फुल फॉर्म क्या हो गया? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। यह क्या करता है कि प्लाज्मिड में जो ये पार्ट होता है, ये जो PBR322 जो क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें ये पार्ट होता है। तो ये क्या करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होता है तो उसको पहचानता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देता है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो करने देता है। उसके बाद रोप, यह एक ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में भाग लेता है। तो इसका यहाँ हिंदी में आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जो rDNA है, फुल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, cDNA फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दोनों में क्या अंतर है? तो चूंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना ही चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? यह ऐसा डीएनए है जो प्लाज्मिड जैसे हो गया, कोई वेक्टर हो गया, और उसके साथ कोई एलियन डीएनए को जब जोड़ देते हैं तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और एमआरएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन एमआरएनए से भी कभी कभी डीएनए बनता है, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमें 2 एंजाइम चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, चूँकि डीएनए को काटना पड़ेगा, और बाद में 2 अलग अलग सोर्स से प्राप्त किए गए डीएनए सेगमेंट को, डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम भी यूज करना पड़ेगा। तो 2 एंजाइम यहाँ यूज करना होगा, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म, 2 अलग अलग प्रकार, 2 अलग अलग जीव के डीएनए को लेते हैं और तब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और यह जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह हमेशा बनता है लिविंग सेल के बाहर, है ना, इन विट्रो। और यह जो है इन विट्रो लिविंग सेल के बाहर भी बन सकता है और किसी ऑर्गेनिज्म या सेल के अंदर भी बन सकता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ग्रुप सी आ गया है।
ग्रुप सी में क्या कह रहा है कि ऐसा कोई 3 वेक्टरलेस मेथड बताइए जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी कॉम्बिनेंट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वह है माइक्रो इंजेक्शन। यह एक ऐसा मेथड है जो एनिमल सेल में यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे एनिमल सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। जो सेकेंड मेथड है बायोलिस्टिक्स, या इसे जीन गन भी कहते हैं। यह प्लांट सेल्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन जो 2 मेटल है, दोनों में से किसी एक मेटल की रिकॉम्बिनेंट डीएनए के चारों तरफ कोटिंग कर दी जाती है और उसके बाद जो कोटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका बम्बार्डमेंट किया जाता है। किस पर? प्लांट सेल्स पर, मींस बम्बारी किया जाता है, जिससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलिस्टिक्स जो है प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है। अब है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। कुछ ऐसे वेक्टर हैं जैसे रेट्रोवायरस है ना, रेट्रोवायरस एक वायरस है, तो इससे हमें डिजीज होता है या हानि हमें पहुंचता है, लेकिन उसको जब कमज़ोर कर दिया जाता है तो उस पैथोजन का इस्तेमाल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से, और इसके लिए क्या करेंगे कि जो वायरस है या कोई पैथोजन है, पहले उसको सेल्स को इन्फेक्ट होने देंगे, संक्रमित होने देंगे, और उसी क्रम में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वह जो पैथोजन है वह ट्रांसफ़र कर देगा। इसका यहाँ हिंदी में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीसीआर है क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनके एप्लीकेशंस, इनकी उपयोगिता बताइए। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये तो कुछ और भी मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के सर्टेन सेगमेंट, डीएनए के खास भाग का बहुत सारा कॉपी हम बना सकते हैं, और ये बना सकते हैं लिविंग सेल के बाहर, इन विट्रो बना सकते हैं। तो यही प्रोसेस कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वह है डीनेचुरेशन। इसमें क्या करते हैं, 94 से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब डीएनए सैंपल को रखा जाता है तो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। यही स्टेप कहलाता है डीनेचुरेशन। मीन्स डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, एनीलिंग। इसमें क्या करते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसे डीएनए प्राइमर कहते हैं, इसे हम जोड़ देते हैं डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसके 3 प्राइम एंड पर जोड़ देते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है एनीलिंग। और जो थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एंजाइम यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है। यह इस एंजाइम की खासियत है कि हाई टेम्परेचर पर भी यह एंजाइम एक्टिव रहता है, इसी वजह से टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जगह किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि टैग पॉलीमरेज और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ले लेंगे, और दोनों जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से अलग हुआ है तो वहाँ पर उसको न्यूक्लियोटाइड्स को रख दिया जाएगा। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स उसको एक दूसरे से ऐड करते चले जाएंगे, किधर की तरफ, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। ये प्रोसेस कहलाता है एक्सटेंशन। तो जैसे एक्सटेंशन समाप्त होगा तो क्या होगा, फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर डीनेचुरेशन होगा, एनीलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है। और इसी वजह से क्या होगा कि बहुत ही कम समय में, है ना, बहुत ही कम समय में डीएनए का बिलियंस ऑफ कॉपी हम बना सकते हैं। इसके अलावा जो जीन है या कोई एलियन डीएनए है तो उसका हम बहुत सारा कॉपी बना ही सकते हैं। बहुत सारे जो आनुवंशिक विकार हैं, है ना, डिजीज है या डिसऑर्डर है, उसे हम पता कर सकते हैं। और एचआईवी किसी व्यक्ति में है कि नहीं वायरस, उसे भी हम पीसीआर की सहायता से पता कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर ये हिंदी में आंसर लिखा हुआ है, और ये आप एग्ज़ाम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिगर आप ज़रूर बना देंगे। तो ये मेरा फिगर यहाँ पर हाथ से ही लिखा गया है, एनसीईआरटी के बुक्स का ये फिगर है। नीचे में आप फिगर का यहाँ पर लिख देंगे, फिगर शोइंग स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है, क्या सब उपाय हम करें कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए।
तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या है? ग्लोबल मीन टेम्परेचर मीन्स अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, उसमें जो वृद्धि होती है, ग्लोबल मतलब अर्थ, उसमें जो वृद्धि होती है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये 4 गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जब इस गैस का कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाता है ना, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो 4 प्रकार की गैस है, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो यह जो अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है या इमिट किया जाता है जो रेडिएशंस, तो उसे ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका ये मेन कारण है, और इस तरह से इसका अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसमें हम क्या सब कर सकते हैं, क्या सब उपाय कर सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम किया जा सकता है? तो जो फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल, पेट्रोल, जो कोयला वगैरह है, उसको हम कम से कम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जो एनर्जी यूजेज है हमारा, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा अलग तरह का सोचेंगे, है ना। डीजल पेट्रोल की जगह हम किसी दूसरे एनर्जी सोर्स के बारे में हम सोचेंगे। जो डिफॉरेस्टेशन है, जो जंगल की कटाई करते हैं, वन कटाई, है ना, उसे हम कम से कम करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे, और मानव की जो आबादी जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है उसकी आबादी को नियंत्रित करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका हिंदी में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि जो कोई एक फूड चेन है, तो फूड चेन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन कौन होते हैं? बेस पर होता है प्रोड्यूसर, बेस पर प्रोड्यूसर, यहाँ क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ क्या होता है? सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो बेस पर हमेशा कौन होता है? प्रोड्यूसर। टॉप पर हमेशा कौन होता है? टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर। तो किसी एक फूड चेन में प्रोड्यूसर और डिफरेंट टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं, जब इनका एक रिलेशन, जब इनका एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक जो शेप बनता है ना, जो आकृति, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर के आधार पर नंबर ऑफ पिरामिड, बायोमास के आधार पर बायोमास ऑफ पिरामिड, एनर्जी के आधार पर एनर्जी ऑफ पिरामिड। इस ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं अपराइट, इस शेप को बोलते हैं अपराइट, और इसका ठीक उल्टा होगा तो वो होगा इन्वर्टेड। तो इस तरह से इकोलॉजिकल पिरामिड का डिफिनीशन हो गया। इसकी क्या सब सीमाएं हैं, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड बनाए तो गया, लेकिन ये इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, कमी रह गई। क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड में एक ऐसे, जैसे ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर, ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई एक स्पीसीज है जो 2 या उससे अधिक ट्रॉफिक लेवल से संबंधित है, या वहाँ से उनको फूड मिलता है, भोजन मिलता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखा गया। यह एक सिंपल फूड चेन पर आधारित है जो वास्तव में प्रकृति में पाया नहीं जाता है, और यह जो है कि एक फूड वेब को एकोमोडेट नहीं कर सकता है, समाहित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर आंसर हिंदी में दिया हुआ है। और ये लास्ट क्वेश्चन कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेम ही रहेगा, है ना। हिंदी का सिर्फ ये रहेगा कि अपना हिंदी में ये रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, और यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। जैसे एक बैक्टीरिया में बैसिलस थ्यूरिंजाइसिस, तो ये क्या बनाता है? तो ये क्राई प्रोटीन। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 4 है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरियम है। हाँ, बैसिलस थ्यूरिंजाइसिस क्या बनाता है? तो एक जहरीला प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। थर्मस एक्वेटिकस क्या है? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरियम है जिससे एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है और डीएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है। मीन्स डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेता है। कहाँ? पीसीआर टेक्निक में। वेक्टर क्या है? तो वेक्टर, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा। ब्लैक फुट डिजीज एक डिजीज है जो आर्सेनिक की वजह से होता है, और ये मिनीमाटा डिजीज जो है वह किसकी वजह से होता है? मरकरी की वजह से। मरकरी जब हम लोगों के बॉडी में जब एक्यूमुलेट कर जाता है, जमा हो जाता है, तो डिजीज होता है, मिनी माटा डिजीज होता है।